कुछ अर्सा पहले जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने अपनी पीठ बहुत थपथपाई थी कि हमने कांग्रेस की पीठ लगवा दी। 6 वोट भी खींच लिए जो कांग्रेस के थे, 3 आजाद विधायकों के भी छीन लिए और बीजेपी ने अपनी पीठ थपथपाने का तब कोई मौका जो था वो नहीं छोड़ा था और बलियां उछल रही थी बीजेपी। लेकिन पिछले 3 दिन में कुछ ऐसा हुआ हिमाचल की जो भगवा सियासत है कि उसमें अब भाजपा छटपटाती हुई सी नजर आने शुरू हो चुकी है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा था, चुनावी दौरा, वो हिमाचल में हुआ और दोनों नेताओं ने एक कॉमन बात कही कि अब सरकार जो है वो बदल जाएगी 4 जून के बाद। लेकिन 4 जून वही जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक कहावत ट्रेंड करती है कि 2 जून की रोटी 4 जून की रोटी, तो सियासी जून जो है उसकी जो रोटी है अब वो कहीं ना कहीं अधपकी सी भी होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो पिछले 3-4 दिन में हिमाचल में हुए जो ये साफ बता रहे हैं कि बीजेपी में जो छटपटाहट है वो भी बढ़ चुकी है और साथ ही घबराहट भी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल हुआ यूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने यही कहा कि जल्दी ही यहाँ पर डबल इंजन की जो सरकार है वो आ जाएगी। अब सवाल उठता है कि किस तरह से होना था। खैर, मोदी आकर चले गए, उसके बाद अमित शाह आए और उनके पास एक रिपोर्ट पहुंची। उसमें यह कहा गया कि जो 6 बागी जो कांग्रेस के आए थे और अब भाजपा ने उन्हें टिकट दी है, उनकी हालत खराब हो रही है और हालात खराब होने की जो वजह थी वो यही बताई गई कि जो बीजेपी का कैडर है या जो बीजेपी के मूल नेता हैं वो इन लोगों का साथ देने के लिए कतई तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं भीतरघात की जो संभावनाएं हैं वो बनती जा रही हैं और गहराती भी जा रही हैं। ऐसे में हो सकता है कि भीतरघात जो हमारी सियासी जान है उसे निकाल कर रख दे। उसके बाद अमित शाह ने एक बैठक जो थी वो धर्मशाला में ली और उसके बाद ये तय हुआ कि डॉक्टर राजीव बिंदल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो 6 के 6 विधानसभा उपचुनाव जहां पे हो रहे हैं वहां पर जाएंगे, नब्ज टटोलेंगे और जिनकी नब्ज बहुत तेज चल रही है, नब्ज में सियासी घबराहट है, उन नेताओं को जरा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। और उसका नतीजा पिछले कल उस वक्त सामने आ गया जब लाहौल स्पीति से 6 भाजपा के नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और ये माना जा रहा है कि अब भी अगर जो भाजपा का कैडर है उसमें खबर के मुताबिक सुधार नहीं हुआ तो बाहर का रास्ता बहुत सारे लोगों को दिखाया जा सकता है। ऐसे में एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि एक तरफ जिन सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ अभी तक हिमाचल भाजपा के नेता टकरा रहे थे, उनके साथ टकराने की नौबत जो है वो अब पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने आ चुकी है और शायद यही वजह थी कि उन्होंने ये कह दिया कि अब इस सरकार के, सुक्खू सरकार के जो दिन है वो बहुत कम है। खैर, सियासत है, बहुत कुछ चलता है। अब उसी घबराहट में जो आगे चीजें नजर आने शुरू हो गई वो भी कम दिलचस्प नहीं है। 1-2 दिन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये भी यहाँ पर रैलीज जो है वो करने जा रहे हैं। हालांकि कायदे से देखा जाए तो स्टार प्रचारक हैं, कोई नई बात नहीं होगी इनका हिमाचल में आना। लेकिन बड़ी बात ये है कि कुल्लू में खुद योगी जो है वो वहां पर आकर दहाड़ लगाएंगे और देवी देवताओं की भूमि है और योगी आदित्यनाथ खुद एक धर्मगुरु के नाम से प्रसिद्ध भी हैं। यानी अब भाजपा को कहीं ना कहीं जो खतरा है वो उस मंडी सीट पर भी नजर आने शुरू हो चुका है जिसकी कमांड लगातार नेता विपक्ष जयराम ठाकुर संभाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो वो भी शिमला पार्लियामेंट्री में उलझकर रह गए हैं। वहां पर भी मौजूदा सरकार ने इतनी सत्ता में हिस्सेदारी दी हुई है कि उससे भाजपा का डरना एक तरह से जायज माना जा सकता है। शिमला और सोलन, सिरमौर, ये 3 जिले जो हैं वो शिमला पार्लियामेंट्री का हिस्सा हैं और जो भाजपा के उम्मीदवार हैं सुरेश कश्यप वो सिरमौर जिला से संबंधित है।
और अगर कांग्रेस के खाते से देखा जाए तो यहाँ पर जो हिस्सेदारी है सत्ता में, वो सोलन और शिमला दोनों जिलों में जबरदस्त है। जाहिर सी बात है कि जो नेता अभी तक यहाँ पर मलाई खा रहे हैं सत्ता की कांग्रेस के खाते से, उनके ऊपर ये बहुत बड़ा एक प्रेशर भी रहेगा। इसी तरह से अगर हम अन्य लोकसभा क्षेत्रों की बात करें जिसमें कांगड़ा और हमीरपुर है, तो वो भी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए अब खतरे की घंटी बनते हुए नजर आ रहे हैं। नतीजा जाने क्या होगा, वो जब नतीजा आएगा उससे ही पता चलेगा। लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि घबराहट के जो हालात हैं वो आनंद शर्मा ने यहाँ पर कांगड़ा में जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है वहां पर भी तैयार कर दिए हैं। वजह यही है कि आनंद शर्मा का जो एक प्रीवियस इतिहास रहा हुआ है वो एक कद्दावर नेता वाला रहा है और इंटरनेशनल नेशनल लेवल की छवि उनकी रही हुई है, जबकि भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से कोसों दूर रहे हैं। ये भी सच है कि भाजपा का ये आरोप रहा है कि एक बार आनंद शर्मा ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और उसमें वो हार गए थे, लेकिन ये भी सच है कि जब उस केस में फैसला आया था, वो हालांकि बड़ी देरी से आया था, तो वो आनंद शर्मा के हक में गया था। और आज भी उसके बारे में ये कहा जाता है फैसले के लिए कि इस तरह का कोई भी जब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फैसला वही नजीर माना जाता है जो बीते दौर में आनंद शर्मा के हक में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। खैर, ये सियासी हक और न्याय के हक अलग अलग पहलू हैं। हर जगह पर तथ्यों पर बात होती है अगर न्यायिक फैसलों की बात की जाए तो। लेकिन इन हालात में अब कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो खुद को असहज महसूस करने शुरू हो चुकी है और सहजता का एक माहौल बन सके उसके लिए अब ये कवायदें शुरू हो चुकी हैं। और इन कवायदों के जनक भी अगर कहा जाए तो यही सूचना आ रही है कि हर्ष महाजन ये सारी चीजों को नोट डाउन करके हाईकमांड को रिपोर्ट कर रहे हैं। और कांग्रेस के भीतर अगर हर्ष महाजन का भी इतिहास देखा जाए तो उनसे बढ़िया एक तरह से जो पॉलिटिकल फील्ड मार्शल कहा जा सकता है सत महाजन के बाद, तो वो हर्ष महाजन ही है। यानी पहले सत महाजन हुआ करते थे कांग्रेस के खाते से, अब कांग्रेस के खाते से ही भाजपा में जो सियासत का खाता है उसे दुरुस्त रखने का जिम्मा खुद हर्ष महाजन के हाथों में आ चुका है। तो बहुत सारी बातें हैं जो हिमाचल में अभी हो रही हैं। खैर, अभी कुछ दिन बकाया है चुनावों के लिए, लेकिन उस चुनाव से पहले क्या क्या होता है ये एक बहुत दिलचस्प पहलू खंगालने के लिए भी रहेगा। जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं उनके लिए भी ये एक रिसर्च का अहम बिंदु बन चुका है। आपकी जो एक पॉलिटिकल रिसर्च है, पॉलिटिकल थॉट है, वो इस मामले में क्या कहती है, जरूर अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।